वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर को ट्वेल्थ अकाउंट्स के, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे चैप्टर को मैंने दो सेशंस में डिवाइड करके पढ़ाया है। पहले सेशन में मैं कवर करूंगा मेन चीजें, जहां पर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, कंज्यूमेबल आइटम्स की, थोड़ा बहुत फॉर्मेट समझेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। जो सेशन 2 है वहां पर हम देखेंगे फुल लेंथ क्वेश्चंस, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स बनाई जाती है। सेशन पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप सेशन 2 देखना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप सेशन 2 डायरेक्टली देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा और आप इस चैप्टर में वीक हैं, आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं एनपीओ में, तो ये दोनों सेशंस आपके लिए मस्ट वॉच है। शुरू करते हैं। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो बोर्ड्स के हिसाब से ये चैप्टर स्टैंड अलोन 10 मार्क्स आपको फेच करेगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। जी हाँ, 10 मार्क्स, दैट इज ह्यूज। 10 मार्क्स अकेला चैप्टर जो आपको फेच करने वाला है, और ये स्टैंड अलोन चैप्टर है। मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज दिस चैप्टर हैज नो कनेक्शन विथ एनी ऑफ द चैप्टर्स ऑफ ट्वेल्थ अकाउंटेंसी। ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन चैप्टर है। इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके प्रैक्टिकल्स सब कुछ अलग है। इसका ट्वेल्थ अकाउंट के किसी भी चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है। इसीलिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो यहां पर काम नहीं आने वाला। ये फ्रेश है, इसे फ्रेश पढ़ो। ठीक है? क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं ये लोग अपनी बैलेंस शीट को। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि नाम बताता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट मोटो के लिए काम नहीं कर रहे, बट दे आर वर्किंग टू डू द सर्विस, टू डू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आप में से सभी लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा, दैट इज एनजीओज। एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो किसी चैरिटेबल वर्क के लिए, किसी सोशल सर्विस के लिए खोले गए एसोसिएशंस है, खोले गए इंस्टीट्यूशंस है, लाइक ऑर्फनेजेस, लाइक पब्लिक लाइब्रेरी, लाइक स्पोर्ट्स अकेडमीज, ये सारी चीजें। इसी इसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग को हमें इस चैप्टर में जानना है। अब ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमें अकाउंट्स में से क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए इनकी अकाउंटिंग टुवर्ड्स द पब्लिक बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक इन पे ट्रस्ट करती है, पब्लिक इनको अपना हार्ड अर्नड मनी डोनेट करती है। ये गवर्नमेंट से डोनेशंस लेते हैं, ये प्राइवेट एंटिटी से डोनेशंस लेते हैं, ये जनरल पब्लिक से डोनेशंस लेते हैं। हजारों करोड़ों रुपए लोग चैरिटी के नाम से डोनेट करते हैं, इस आशा के साथ, इस ट्रस्ट के साथ कि मैंने जो पैसा दिया है वो इस ऑर्फनेज के बच्चों के काम आएगा। और अगर सोचो वो ऑर्फनेज का जो मैनेजमेंट है वो उस पैसे का मिसयूज करे, तो क्या ये पब्लिक के साथ डिस्ट्रस्ट वाली बात नहीं होगी? क्या फिर लोग अच्छे काम करने के लिए कभी पैसे देंगे? नहीं देंगे। सो एक कॉर्पोरेट एंटिटी अगर बुरा करे तो उससे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, पर अगर एक एनजीओ फ्रॉड कर दे तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, और इन पे गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट नजर होती है कि कहीं ये पब्लिक का हार्ड अर्नड मनी, वो चैरिटी वाला पैसा मिसयूज तो नहीं कर रहे। वही हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेजर फीचर्स होते हैं। पहला, दे नेवर वर्क फॉर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। दूसरा, दे ऑलवेज डील इनटू सर्विस, ये कभी कोई प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते, ये हमेशा सर्विसेज में डील करते हैं। तीसरा, यहां पर मेंबरशिप होती है, ओनरशिप नहीं होती। किसी भी एनपीओ में कोई ओनर नहीं होता। जो भी लोग होते हैं, जो भी वहां पे काम करते हैं, वो अपने आप को मेंबर कॉल करते हैं। और चौथा, इनकी अकाउंटिंग भी काफी हद तक बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही होती है, बट इन्हें कुछ स्पेशल अकाउंट्स बनाने होते हैं, जैसे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट होता ही नहीं है, या प्रॉफिट होता है पर ये उसे कुछ और नाम से बुलाते हैं? अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये सर्विसेज दे रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, तो पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो तो हो रहा है।
तो डेफिनेटली इन्हें भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट ये उसे प्रॉफिट या लॉस नहीं बुलाते, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मनी विच इज टेकन बैक बाय द ओनर एज अ रिवॉर्ड। जब ओनर अपने उस रिवॉर्ड को ऑर्गेनाइजेशन से ले जाता है प्रॉफिट के नाम से, तब वो प्रॉफिट है। पर एक एनपीओ को ये परमिशन नहीं है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। रादर they have to reinvest into the activities, into the growth and expansion of the NPO. दैट मीन्स इनको प्रॉफिट होता है पर ये सब प्रॉफिट नहीं बुलाते, ये उसे सरप्लस बुलाते हैं। इन्हें लॉस होता है पर इसे लॉस नहीं बुलाते, डेफिसिट बुलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बेस्ट एग्जांपल है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, इंडियन इंडियन लॉ सिस्टम के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर सकता। हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब आप किसी टेंपल ट्रस्ट की बात कर लो, आप किसी मस्जिद ट्रस्ट की बात कर लो, गुरुद्वारे ट्रस्ट की बात कर लो, किसी चर्च की बात कर लो, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, इन्हें भी एज अ एनपीओ ही वर्क करना होता है, तभी इन्हें परमिशन होती है, तभी इनको डोनेशंस मिलते हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को डोनेशंस देने की परमिशन नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लोग इन रिलीजियस प्लेसेस में जाके डोनेशन दे पाते हैं, क्योंकि डोनेशंस पे चलते हैं। ये पैसे कमाते नहीं है, ये डोनेशन लेते हैं और उससे जो भी इनकी एक्टिविटीज है वो एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये है पूरा स्ट्रक्चर के एक एनपीओ का। और डेप्थ में पढ़ना है तो आपकी बुक्स में इसके बारे में अच्छी खासी थ्योरी दी हुई है, डू रीड इट, इट्स अ गुड चैप्टर। आई वुड रिकमेंड कि पहले आप इसकी थ्योरी जरूर से पढ़िएगा, इसके फीचर्स को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप इमेजिन कर पाए कि एक एनपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है। और बहुत अच्छा होगा आप खुद से एक लाइब्रेरी विजिट कर लें या किसी पर्टिकुलर एनपीओ की केस स्टडी उठा लें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एनपीओ कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है एक एनपीओ के अंदर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये ये अकाउंट आपको कभी भी क्वेश्चन में आएगा नहीं बनाने के लिए, पर इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है अपने आप में। तो जब भी आपको फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा तो वहां पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आएगा। क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, तो अगर आप उसको नहीं पढ़ पाए, उसको समझ नहीं पाए, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समराइज्ड कैश बुक है एक एनपीओ की। साल भर में कितना कैश आया, कितना कैश गया, एक पूरा एनुअल समरी डॉक्यूमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब ये लोग कैश बुक भी बनाते हैं, पर उस कैश बुक का फाइनल पूरा पूरा 12 महीने का जो कैलकुलेशन है, जो एक अकाउंट में दिखा दिया जाता है, वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाम से समझ में आ रहा है, दो साइड्स होती हैं, एक रिसीट्स और एक पेमेंट। रिसीट साइड में इनफ्लोज ऑफ कैश दिखाया जाता है, पेमेंट साइड में आउटफ्लोज ऑफ कैश दिखाया जाता होगा। फाइनल बैलेंस हमें मिल जाता है साल के एंड में हमारे पास कितना कैश बचा है। और इस अकाउंट में लाइक कैश बुक देयर इज नो डिवीजन ऑफ कैपिटल इनकम्स और रेवेन्यू इनकम्स, देयर इज नो डिविजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो इस अकाउंट को आपको सिर्फ समझना है, ताकि आप क्वेश्चन में जब ये अकाउंट आएगा आपके पास, तो आप उसे देखकर समझ पाए कि अच्छा ये क्वेश्चन में हमें ये चीजें दी हुई है। पर जो हमें बनाना है, सोल्यूशन हमें जो करना है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझने के लिए भी हमें कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स को समझना जरूरी है, जिनमें से पहला है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। चलिए पहले इसको समझते हैं क्या है ये। चलिए तो समझते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग को। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के फंड्स हो सकते हैं। फंड होते क्या है पहले ये समझिए। फंड एक कैपिटल अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है, जो कि इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, और एट टाइम्स आपको स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए अलॉट कर दिया जाता है। तो एनपीओस के पास जो बल्क में अमाउंट होता है उसे फंड बोला जाता है। फंड हमेशा हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाए जाते हैं, पर फंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैपिटल फंड या जनरल फंड, जो कि कंपनी का एनपीओ का सॉरी एनपीओ का मेन फंड होता है, जिसे एनपीओ अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस, अपने फ्यूचर के ऑपरेशंस को यूज करती है। जैसे किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल होती है, वैसे एनपीओ के लिए उनका कैपिटल फंड होता है। पर ध्यान रहे, ये कैपिटल फंड किसी ओनर का नहीं है, किसी मेंबर का पर्सनल नहीं है, ये फंड ऑर्गेनाइजेशन का है। जिस तरीके से हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट नेट लॉस को एडलेस करते हैं, उसी तरीके से यहां पे कैपिटल फंड में भी सरप्लस को एडलेस किया जाता है।
सरप्लस और डिफिसिट को एडलेस किया जाता है। पर जो दूसरा फंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो है स्पेसिफिक फंड्स। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स फंड, फॉर एग्जांपल प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड। एक ऐसा फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया हो, उसके आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको उन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करके दिखाना होता है। आपको कुछ आइटम्स दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ एन एनपीओ। तो ध्यान रहे, स्पेसिफिक फंड अकाउंटिंग पूरी की पूरी बैलेंस शीट में की जाती है, इसलिए हमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाना होता है, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। बैलेंस शीट्स वही है जो हमने नॉर्मली पढ़ी है, एनपीओ की बैलेंस शीट अलग नहीं है, वैसी ही होती है लाइबिलिटीज और एसेट्स की तरह। कोई भी स्पेसिफिक फंड दिया हो तो उसकी वैल्यू में अगर आपको कोई डोनेशन जो उस फंड से रिलेटेड है, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी इनकम जो उस फंड से रिलेटेड है वो दिख जाए तो वही ऐड होगा, और अगर कोई भी फंड रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो वही माइनस होगा। कहने का मतलब यह है स्पेसिफिक फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, इन फंड से रिलेटेड इनके इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में इन्हीं में ऐड और लेस किए जाते हैं। और अगर इन फंड का कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो एसेट साइड में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर कोई जनरल डोनेशन है, कोई जनरल इनकम है, कोई कैपिटल फंड रिलेटेड इनकम्स है, जनरल फंड रिलेटेड इनकम्स है, तो वो यहां पर एडलेस नहीं होंगी। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सट्रैक्ट में अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड, इनकम है तो इनकम साइड पोस्ट होगी। तो ये पूरा टॉपिक हमें ये सिखाता है कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस आ जाए और फंड भी हो तो आपको बैलेंस शीट में उसका कैलकुलेशन दिखाना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है। बट अगर वो जनरल फंड रिलेटेड है या कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए कोई फंड नहीं बनाया गया, तो वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनाकर दिखाना होता है। इसके ऊपर आपको 3 to 4 मार्क के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इसके इलस्ट्रेशंस आपकी बुक्स में अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चंस आपके पास है, उठाइए, दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, आपसे बनने लगेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। दूसरा जो स्पेशल एलिमेंट है वो है सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, बट लेट मी टेल यू, सब्सक्रिप्शन का कोई मल्टीपल केस नहीं है, सिर्फ एक ही केस है। अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के समझ लें कि सब्सक्रिप्शन हम निकालते कैसे हैं, तो आपको कोई भी केस मिले आप सेम फॉर्मूले से वो सारे केसेस बना सकते हैं। पहले इस चीज को समझिए कि हम सभी लोग अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं। व्हाट वाज द मैचिंग प्रिंसिपल, याद करिए। मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें सिखाया था कि आपको करंट ईयर के इनकम्स और करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही अपने करंट ईयर की बुक्स में दिखाना है। देयर शुड बी नो आइटम विच रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में जानबूझ के वो लोग सब्सक्रिप्शन के साथ साथ उस साल जितने सब्सक्रिप्शन मिले उसके अलावा मैक्सिमम 4 और चीजें दे सकते हैं। 2 आउटस्टैंडिंग, या उन्हें आप अरियर्स बुला सकते हैं। आउटस्टैंडिंग या अरियर्स का यहां पर मतलब है वो सब्सक्रिप्शंस जो मेंबर से अभी आपको मिलना बाकी है। सब्सक्रिप्शंस है क्या? वो पैसा जो मेंबर हमें पे करते हैं टू कंटिन्यू फॉर देयर मेंबरशिप। तो एक हो सकता है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एक हो सकता है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जिसे हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बुलाते हैं, वो टेक्निकली तो पिछले साल मिल जाना चाहिए था, पर इस साल अगर मिल रहा है तो क्या वो इस साल की इनकम होगी? नहीं, वो माइनस हो जाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया। बट जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो तो इस साल मिल जाने चाहिए थे। पर अगर मिले नहीं है तो क्या आप दिखाएंगे नहीं? तो अक्रूवल अजम्पशन को ब्रेक कर देंगे, दिखाना पड़ेगा। इसलिए करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने क्या सीखा? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्योंकि पिछले साल को बिलोंग करते हैं, इस साल मिल रहे हैं, इस साल की इनकम में एडेड है, तो हटा दीजिए। और इस साल के जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो नहीं मिले हैं वो तो ऐड होने चाहिए, तो ऐड कर दीजिए। बट देयर आर सम मेंबर्स जो एडवांस भी तो पे कर सकते हैं। तो कुछ मेंबर्स होंगे जिन्होंने एडवांस पे कर दिया होगा पिछले साल। दैट मींस किसी ने 2010 में एडवांस पे किया तो 2011 के लिए पे किया होगा। किसी ने 2020 में एडवांस पे किया है तो वो किस ईयर के लिए पे करेगा? 2021 के लिए। दैट मींस
प्रीवियस ईयर में रिसीव किए गए एडवांस करंट ईयर के लिए होते हैं। दैट इज वाई प्रीवियस एडवांसेस, ओपनिंग एडवांसेस करंट ईयर की बुक्स में ऐड होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। जबकि कि इस साल अगर किसी ने एडवांस पे किया है तो ही इज पेइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो कि अभी आया नहीं है, तो आपको हटाना पड़ेगा। और इसी से बन गया हमारा पूरा पूरा फॉर्मूला जिससे हम सब्सक्रिप्शन निकालते हैं करंट ईयर का, वो आपके सामने है। अब सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाय साइड पे दिखाया जाता है। एक रेगुलर इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। पर क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो हम एक इंटरनल कैलकुलेशन दिखाते हैं। वो कुछ इस तरीके से है, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको क्वेश्चन में दिया है विच एवर यू हैव रिसीव्ड फॉर द ईयर, उसमें आपको ये चीजें एडलेस करना मैंडेटरी है। सो दो चीजें आपको ऐड करनी है याद से, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मैंने आपको लॉजिक बताया अभी, और ओपनिंग एडवांस ऐड होगा। वहीं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस जो है वो माइनस होंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स दिए जाए, उसी से तो केसेस बन गए। कहीं हो सकता है सिर्फ आपको क्लोजिंग एडवांस मिल जाए, हो सकता है कहीं सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हो। मैक्सिमम ये 5 आइटम आ सकते हैं, मिनिमम तो 2 या 1 भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर बता दिया कि 5 आइटम है तो आपको पांचों के पांच हर बार हर क्वेश्चन में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो नहीं दिया है उसको हटा दीजिए, फॉर्मूला वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये चीज आपकी फाइनल वैल्यू होगी जो आप मेन कॉलम में दिखाएंगे। व्हाट अबाउट दीज आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस इन द बैलेंस शीट्स? क्या इनको बैलेंस शीट में भी डाला जाता है? बिल्कुल डाला जाता है। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स है, तो एक इनकम जो कि अभी आपको मिला नहीं है वो आपके लिए क्या है? अक्रूड इनकम। और अक्रूड इनकम हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो उन इन इन आइटम्स को यहां के अलावा बैलेंस शीट्स में भी लेके जाना है। तो ध्यान रहे, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग वर्ड से एक्सपेंस नहीं बन जाएंगे, है तो इनकम ही। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर के हैं तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएंगे। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएंगे। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांसेस है, प्रीवियस ईयर एडवांस है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, करंट ईयर एडवांस है, करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में भी दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। फॉर्मूला लगाएं, लॉजिक लगाएंगे, आपसे इसके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे चलते हैं। और एक और जो स्पेशल एलिमेंट है जिसपे बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है वो है कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट। पहले इसको समझिए, कंज्यूमेबल आइटम्स होते क्या है? कंज्यूमेबल आइटम्स, आइटम्स विच कैन बी कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब हर बार सिर्फ खाना नहीं होता, लिटरल वर्ड पे ना जाए। कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब है वो सारी चीजें जिन्हें हमारा एनपीओ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूज कर चुका है, अब वो बची नहीं। वो टेंजिबल चीजें थी, यूज हो गई, खत्म हो गई, खराब हो गई, अब आपको फिर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी। तो ऐसे आइटम्स आपको हर साल खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि स्टेशनरी। अगर आप कोई स्कूल है, अगर आप कोई ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जो एनपीओ है, तो आप अपने बच्चों को जो फ्री में स्टेशनरी बांटते हैं वो हर साल कंज्यूम हो जाएगी। दैट मीन्स आपको हर साल बहुत सारा स्टेशनरी लगता होगा और वो कंज्यूम हो जाता होगा। लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल्स, अगर आप एक एनपीओ है जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, आप बच्चों को कुछ क्रिकेट सिखा रहे हैं, फुटबॉल सिखा रहे हैं, तो आप उनको जो स्पोर्ट्स मटेरियल देते हैं, मटेरियल बोल रहा हूं, इक्विपमेंट्स नहीं, स्पोर्ट्स मटेरियल जो देते हैं वो कंज्यूम हो जाते होंगे। लाइक क्रिकेट के बैट्स, क्रिकेट की बॉल्स, बच्चे जो पैड्स यूज करते होंगे, बच्चे जो पूरा किट पहनते होंगे, वो भी तो कंज्यूम हो जाता होगा क्योंकि वो खराब हो जाता है। ये चीजें बहुत लंबी नहीं चलती, ये हर 6 महीने 3 महीने में आपको बदलनी पड़ेंगी। इट मीन्स स्पोर्ट्स मटेरियल आर ऑल्सो कंज्यूमेबल आइटम्स। और भी एग्जाम्पल है, इफ यू आर अ हॉस्पिटल, आप वहां पे लोगों का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, पर क्या आप उन्हें मेडिसिन नहीं देते होंगे? बिल्कुल देते होंगे। इट मीन्स आपको बहुत सारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन हर साल लगता होगा क्योंकि मेडिसिन आपकी कंज्यूम हो जाती है। तो ऐसे आइटम्स जो एनपीओ में हर साल लगेंगे और कंज्यूम हो जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। उनकी अकाउंटिंग क्यों स्पेशल है? क्योंकि अगेन क्वेश्चन में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए जाते हैं जिनको हमें कैसे यूज करना है, कैसे पुट करना है, क्या वो फाइनल वैल्यू होगी जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में दिखानी है, वो समझते हैं हम इस पूरे फॉर्मूले से। जब भी आपको अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, किसी भी चीज के लिए आपको अमाउंट पेड दिया हो, ध्यान रहे, पेमेंट मेड या अमाउंट पेड दिया हो, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कंज्यूमेबल आइटम्स एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट इज व्हाई दे आर शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका ध्यान रहे। अमाउंट पेड हमारा बेस अमाउंट होगा, इसमें ध्यान रहे आपको
पिछले साल का बचा हुआ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्योंकि वो इस साल कंज्यूम होने वाला है, और इस साल का जो स्टॉक बच गया वो हटा देना है क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हुआ। तो दो नई चीजें आ गई कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडलेस करना मैंडेटरी है। बट इसके बाद का जो पूरा फॉर्मूला है वो ऑलरेडी आप सब्सक्रिप्शन में यूज करके आए हैं। वो क्या है? एनीथिंग विच बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, एनीथिंग belongs to current year will be added, anything which belongs to the next year will be subtracted। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर के प्रीवियस करंट ईयर के क्लोजिंग क्रेडिटर्स, करंट ईयर के क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इस साल जिन लोगों से हमने ये सारे आइटम्स को खरीदा बट उनको पेमेंट नहीं किया है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। वहां पे हमने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया था, यहाँ पर वो क्रेडिटर्स है, जो वो वेंडर्स हैं जिनसे हमने क्रेडिट में खरीदा। तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज दिस पेमेंट बिलोंग्स टू द करंट ईयर। इन द सेम पैटर्न, जिन क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने पिछले साल एडवांस में कर दी थी ताकि आप उनसे इस साल खरीद पाए सामान, तो वो एडवांस पिछले साल के लिए नहीं इस साल के लिए दिया गया था, इसलिए ऐड होगा। जो क्रेडिटर्स ओपनिंग रह गए पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं किया गया था, इस साल पेमेंट किया गया, उनको माइनस किया जाएगा। और जो करंट ईयर में एडवांस पे करे गए हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए किए गए हैं, दैट इज वाई वो लेस होगा। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐड लेस करेंगे तो you'll गेट द मेन वैल्यू, फाइनल वैल्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसमें परचेजेस दे दिया जाए अमाउंट पेड की जगह, तो ध्यान रहे ये नीचे का पूरा पार्ट हट जाएगा, सिर्फ आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ही एडजस्ट करना है, क्योंकि परचेजेस जो है उनमें एडवांसेस और क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, तो आपको वहां पर ये नीचे वाले पार्ट को यूज नहीं करना है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इससे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे दिखाना है। बाकी जो क्रेडिटर्स हैं वो लायबिलिटी साइड पे जाने ही जाने हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स करंट ईयर बैलेंस शीट। एडवांसेस, हमने जो एडवांस में पे कर दिया वो हमारे लिए एसेट्स हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, करंट ईयर एडवांस करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाना भी जरूरी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमेबल आइटम्स। तो अभी जो मैंने सेशन में आपको पढ़ाया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, कंज्यूमेबल आइटम, इसके इलस्ट्रेशंस ध्यान से बना लीजिए खूब सारे, ताकि नेक्स्ट सेशन में जो हम फुल लेंथ क्वेश्चंस करने लगेंगे वहां पर जब ये जो छोटे छोटे आइटम्स मैंने आपको अलग से पढ़ा दिए वो जब रिपीट हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सो मेक श्योर सेशन को आपने पूरा ध्यान से देखा है, और अब आपको इन तीनों आइटम्स के क्वेश्चंस बनाने हैं खूब सारे, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में मिले तो आपको इन आइटम्स को सॉल्व करते टाइम कुछ नया फील ना हो, आपको पता हो कि क्यों वो चीज ऐड हुई और वो क्यों चीज लेस की गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू।